हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो द अर्थ के बारे में बताता है कि हमारी अर्थ कैसे बनी और अर्थ का शेप कैसा है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, टाइम जोन्स क्या है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी वीडियो। पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ स्टार्स की, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स की, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट्स की, सैटेलाइट जैसे मून। उसके अलावा एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो क्या किस उस वजह से क्या क्या इवेंट्स होते हैं, अकर होते हैं अर्थ में, जैसे इक्विनॉक्स होता है, सोलिस्टिस होता है, ठीक है। और लूनर एक्लिप्स क्या है, सोलर एक्लिप्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले आपको ये वाला मैंने पीडीएफ शेयर किया है, आपको ये पहले से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। एक बार रीड जरूर करना इसको, ठीक है ना। इसी को रेफरेंस लेके मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स कैसे बना, तो जो बेसिक थ्योरी है जो यूनिवर्स बताती है कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है या ओरिजिन है वो कैसे हुआ, वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है मतलब फैल रहा है, ठीक है। जैसे एक बलून है, बलून बहुत छोटा सा होता है, उसके बाद जब हम उसमें हवा भरते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी तरह यूनिवर्स भी ऐसे ही एक्सपेंड हो रहा है। और जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये हमें पता कैसे चला? तो ये हमें ऐसे पता चला कि मान लो अगर हम ये बलून है, बलून में हम छोटे 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 कुछ इमेजेस बना देते हैं, ये लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। तो जब हम उसे फुलाएंगे तो वो हैप्पी बर्थडे वाला जो रीजन है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ हुआ। यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से हमें पता चला कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब बिग बैंग है क्या, स्टेजेस क्या थे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से? तो इसमें स्टेजेस है। सबसे पहले कंसेप्ट आता है सिंगुलैरिटी का। तो इस सिंगुलैरिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो यूनिवर्स है हमारा एक छोटा, एक सिंगल एटम में, एक बॉल के बराबर एक सिंगल एटम में पूरा हमारा यूनिवर्स समाहित था, ठीक है। तो इस सिंगल एटम जो था उसका जो डेंसिटी थी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसको हम कभी भी नाप नहीं सकते, ठीक है। उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होता है। तो डेंसिटी इनफाइनाइट था, टेम्परेचर भी इसका इनफाइनाइट था, हाई टेम्परेचर था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। और जो वॉल्यूम था, हमको देख ही रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, केवल एक सिंगल बॉल के बराबर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? लगभग टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मतलब बस जीरो के बराबर हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और मास भी इसका बहुत ज़्यादा था। दरअसल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम केजी में नापते हैं और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो 3 डायमेंशंस में होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है। तो इसलिए हम वॉल्यूम, मीटर इधर मीटर इधर मीटर इधर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो गया? मास अपन वॉल्यूम। मास बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी और वॉल्यूम बहुत कम है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा ही सिंगुलैरिटी थ्योरम के हिसाब से, सिंगुलैरिटी के हिसाब से बहुत छोटा हमारा अर्थ का, सॉरी हमारे यूनिवर्स का जो मास था बहुत ज़्यादा था और वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था। फिर क्या हुआ? क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी,
इस एनर्जी की वजह से ये टाइनी बॉल इरप्ट हो गई। क्या हो गई? इरप्ट हो गई। और इस इरप्शन की वजह से मासिव एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ इस इरप्शन की वजह से, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इरप्शन हुआ, और उस इरप्शन की वजह से मासिव एक्सपेंशन शुरू हुआ, धीरे धीरे फैलने लगा यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स फैलने लगा तो क्या, वॉल्यूम उसका बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक है। और जो एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होने लगी? मैटर में। मैटर किसके? मैटर ऑफ डस्ट, मैटर ऑफ हाइड्रोजन एंड मैटर ऑफ हीलियम, इनमें ये कन्वर्ट होने लगी। और मैटर क्या है? एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट हुई? एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब है, सी यहाँ पर डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर हमें किसी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना हो तो मास हो जाएगा एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी वो मास में कन्वर्ट होगी। तो शुरुआत में जब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, या यूनिवर्स था, उसके बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो कुछ कुछ मास में कन्वर्ट होने लगी। और मास किस में? डस्ट, हाइड्रोजन और हीलियम के मासेस में। ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डाउट क्लासेस में आप पूछ लीजिएगा। तो इतना अभी आप समझिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगी। अब एक एक कंसेप्ट होता है टाइम स्पेस फैब्रिक का। एक मान लो आपने एक नॉर्मल एक कॉटन फैब्रिक लिया, कॉटन फैब्रिक लिया आपने, और उसमें आपने क्या किया? ये मान लो कॉटन फैब्रिक ही है अभी, हाँ। इसमें आपने कुछ बॉल्स डाल दी, जहां जहां बॉल्स डालोगे वहां वहां वो कंप्रेस हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा इस तरीके से। जितने ज़्यादा बॉल डालोगे उतनी ज़्यादा कंप्रेशन होगा उसमें। ठीक है। जितना ज़्यादा बॉल डालोगे उतनी ज़्यादा कंप्रेशन होगा, मतलब जितना भारी होगा, जितना ज़्यादा जिसका मास होगा, उतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा। और जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा, तो अगर आप जहाँ पर भी कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पर अगर आप छोटी सी बॉल डालोगे, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में भी हुआ। ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे, हाइड्रोजन थे, हीलियम थे, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। ठीक है। एनर्जी थी और जो मास था, मैटर था, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। तो मतलब जब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, मान लो ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, तो कहीं कहीं पर ज़्यादा पार्टिकल्स थे, कहीं कहीं पर खाली था, फिर कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स थे। तो ये जो हमारा टाइम स्पेस फैब्रिक है, हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह माना जाता है कि एक फैब्रिक के ऊपर टिका हुआ है। इस तरीके के एक फैब्रिक के ऊपर हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है, इस तरीके का, है ना, ये जो फैब्रिक टाइप का। तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स थे, वहाँ वहाँ पर ज़्यादा मास हुआ, और ज़्यादा मास होने से इन्होंने जो आसपास की चीज़ें थी उसको ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट किया। जिस तरह से ये बॉल ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है भारी होने की वजह से, और ये वाली कम कर रही है, उसी तरह जहाँ जहाँ ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स थे उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ज़्यादा अट्रैक्ट करने से उनका मास ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा मास बढ़ा तो उन्होंने और ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और धीरे 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 वो क्या बनने लगे? एक लार्जर बॉडीज़ बनने लगे, लार्जर बॉडीज़ बनने लगे, जिसको हम बाद में टर्म्स देते हैं गैलेक्सीज। ठीक है। एक ग्रुप में फॉर्मेशन हो गया इनका। ठीक है। धीरे 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 आपस में जुड़ने लगे, अट्रैक्ट हुए एक दूसरे के लिए, और अट्रैक्ट हुए, ज़्यादा मासेस बना, और ज़्यादा मासेस बना तो और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और ज़्यादा मासेस बना, इस तरह से हमारी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? स्टार्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है। प्लैनेट्स की खुद की लाइट और एनर्जी नहीं होती है। सन क्या है? सन भी हमारा एक स्टार है, इसकी खुद की लाइट है। ठीक है। दरअसल हुआ क्या, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स
इनका एक क्लाउड था जिनको हमने बोला नेबुला। ठीक है, क्या बोला हमने? नेबुला। नेबुला क्या था? इट वाज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स। ये क्लाउड क्या हुआ? ये क्लाउड रोटेट कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती, वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, ये रोटेट कर रहे थे और इस रोटेशन की वजह से और इस जो ये क्लाउड की वजह से, क्लाउड या जो हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स का, तो इन्होंने आसपास से और डस्ट पार्टिकल्स और हाइड्रोजन और हीलियम अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और इस अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्ट करने लगे और इनके रिएक्ट करने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और इस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से क्या हुआ? ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक बार हाइड्रोजन हीलियम रिएक्ट करे या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो हीलियम की फॉर्मेशन हुई अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी ने और पुश किया ये हाइड्रोजन हीलियम को और रिएक्ट करने के लिए, तो ये चेन रिएक्शन चलती रही। ठीक है, तो फिर जब ये चेन रिएक्शन चलती रही, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट और हीट उत्पन्न हो गई, तो ये चमकने लगे, ये स्टार्स जो है चमकने लगे और ये जो बॉडीज़ थी, ठीक है, वो चमकने लगी, तो स्टार्स का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। इसका प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले होता है नेबुला। नेबुला कुछ नहीं होता, वो एक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस होता है अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स। फिर दूसरा स्टेज आता है स्टार फॉर्मेशन का, वो आता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में मास बहुत इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर इसका अगला प्रोसेस है टीटोरी स्टार। ये बहुत, इसमें रिएक्शन शुरू हो गया है हाइड्रोजन और हीलियम का, और लार्ज और लाइट भी जनरेट हो रही है, हीट भी जनरेट हो रही है, एनर्जी भी जनरेट हो रही है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, इसको हम कंप्लीट स्टार नहीं बोल सकते। और धीरे धीरे जब ये और मासेस को अट्रैक्ट करता है तो ये बन जाता है मेन सीक्वेंस स्टार या सिंपल सी स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, जैसे हमारा सन है। ठीक है, तो यही चीज़ है, स्टार्स का फॉर्मेशन ऐसा हुआ। एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आता है, और एक बार बुक में भी पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। नहीं तो डाउट्स क्लासेस में हम ये डिस्कस